चलिए देखिए आज पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 90 पेन बेचकर एक दुकानदार 30 पेन की बिक्री मूल्य पर प्राप्त करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब यहाँ देखिए छूट गया है लगता है। कह रहा है 90 पेन बेचकर 90 को पेन बेचा और 30 पेन के बिक्री मूल्य जो है इसके बराबर लाभ होगा। यहाँ 30 पेन जो है 30 पेन का जो बिक्री किया है उसका लाभ जो है जितना मूल्य प्राप्त हुआ उतना लाभ प्राप्त हुआ है। तो कह रहा है तो पूछ क्या रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वही पूछ रहा है। तो 90 पेन बेचा है और 30 पेन का जो है उसको लाभ हुआ है, यानी कि लाभ कितना है, लाभ जो है 30 पेन के बराबर, 30 पेन जितना में बेचा है उतना के बराबर है, 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ इसका है। और 90 पेन बेच के कमाया है, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस लाभ, एसपी माइनस लाभ होता है। और एसपी जो है एसपी कितना करा, 90 पेज बेच कर, यानी कि 90 पेन बेचा है और 30 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है, यानी कि सीपी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सीपी जब 60 आ गया है, लाभ कह रहा है 30 है, तो लाभ प्रतिशत नहीं निकल जाएगा, तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, यानी कि 30/60 गुने 100 हो जाएगा। 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यानी 50% लाभ पर जो है इसको बेचा है, 50% लाभ बी में है, इसलिए 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पर पावर 4 बराबर 128 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 16 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान क्या होगा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो 2 खाली नहीं है, 2 नया है, यानी कि अगर 2ab इस फॉर्मेट में अगर इसको लिख देते हैं और उसके बाद माइनस ए बी कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा वो इस फॉर्मेट में। जैसे देखो ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर x4 है तो एक्स स्क्वायर इसको मानते हैं ए, अब प्लस क्या है y4 है, यानी कि प्लस वाई स्क्वायर इसको माने, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसका होल स्क्वायर अगर करते हैं अब माइनस क्या एक्स वाई कर देते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर कर दिया। अब कैसे ही हुआ समझ में आया, इसलिए हुआ कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी x4 हो जाएगा, स्क्वायर होगा स्क्वायर है फिर स्क्वायर होगा तो x4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2xy होता है तो 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस जो है वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर मतलब y4 हो जाएगा। अब 2xy हो गया तो इसमें xy को हम अगर घटा देंगे, xy को घटा देंगे तो एक्स वाई बच जाएगा, यानी इस फॉर्मेट में बच जाएगा। अब इतना बराबर क्या कह रहा है, इतना बराबर दिया हुआ 128 दिया हुआ है ना, इसी को तोड़ के नहीं यहाँ लिखे हैं, तो इतना बराबर x दिया हुआ 128। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो वही चीज यहाँ ना हो जाएगा, इसको हम अगर पूरे को ए मान लेते हैं, इस पूरे को बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी यानी ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए हो गया, ए प्लस बी हो जाएगा प्लस एक्स वाई हो जाएगा और इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो एक्स इसको ए इसको मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए हो गया, अब बी हो गया क्या, तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना बराबर क्या दे रहा है 128। अब फिर देखो फिर अगला में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 16 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर 16 हम लिख सकते हैं, 16 लिख देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बचेगा। इतना बराबर दिया हुआ है कितना 128 दिया हुआ है। अब इतना बराबर 128 दिया हुआ है, इस 16 यानी आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 128/16 नहीं हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 से 8 हो जाएगा, यानी इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना का वैल्यू जो है 8 हो जाएगा कि नहीं, इतना का वैल्यू 8 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 8 देखो कहाँ है, वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी में 8 है,
डी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है यदि एक आयकर में 27% की वृद्धि की जाती है और नेट आय में 3% की कमी की जाती है तो आयकर की दर क्या है। मतलब कह रहा है कि कोई आय है, उसमें जो है अगर 27% की वृद्धि की जाती है आयकर में, यानी कि इनकम टैक्स में, यानी कि टैक्स में जो है टैक्स में कितना की वृद्धि किया जाता है, 27% की, 27% की वृद्धि की जा रही है। और क्या कह रहा है, नेट आय में 3% की कमी की जाती है। नेट आय में 3% की कमी की जाती है, यानी कि नेट आय जो है उसमें अगर 3% की कमी कर दिया जाता है तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत जो है इसमें जो है क्या कह रहा है, कमी की 3% कमी की जाती है। तो आयकर की दर क्या है, तो दर पूछ रहा है, तो दर नहीं निकल जाएगा, इसका दर नहीं निकल जाएगा, ये रेशियो निकल जाएगा पहले इसका। नेट आय टैक्स बटे नेट आय बराबर क्या हो जाएगा, ये जो टैक्स है यही रहने देंगे, इसको यहाँ लेकर चलाएंगे। नेट आय बराबर क्या हो जाएगा, 3/27 हो जाएगा, 3 9 27, यानी कि 1 और 9 हो गया, यानी टैक्स अगर 1 है तो 9 हो गया, यानी कि टोटल जो इसका क्या हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। और 10 में टैक्स कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, टैक्स 1 दे रहा है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यानी कि जो इसका आयकर का जो दर था वो कितना था, 10% था। समझ गया। अगला क्वेश्चन देखे तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका डी हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5%, 10% और P% के लगातार डिस्काउंट के, मतलब एक ही डिस्काउंट, ये तीनों के डिस्काउंट के बराबर जो है ये 31.6 सिंगल डिस्काउंट है। मतलब तीन आदमी है, जितना कमाता है उतना बराबर एक अकेले कमा रहा है, तो कह रहा है कितना कितना कमा रहा है। तो ये मान लीजिए 5% इसका दर है, इसका 10% है, P% कितना होगा कि उतना के बराबर हो जाएगा। तो सक्सेसिव मेथड तो जानवे करता है, A+B इंटू, तो A+B माइनस AB बटे 100 ने होता है, वही हो जाएगा। तो पहले ये दोनों का निकाल लेंगे, AB का क्या हो जाएगा 5 + 10 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 5 × 10 बटे 100 हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, आई जो है 0.5 हो जाएगा, यानी कि 15 में घट जाएगा कितना 0.5, तो बराबर 14.5 बच जाएगा। ये 14.5 ये दोनों का हो गया। अब बच गया है 14.5, अब P में करेंगे दूसरा, तो यहाँ 14.5 हो जाएगा, अब प्लस P हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 14.5 × P बटा 100 हो जाएगा ना। इतना बराबर दिया हुआ है ना, इतना बराबर कितना दिया हुआ है 31.6% दिया हुआ है। अब नहीं निकल जाएगा इसका P का मान। तब P का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसमें अब LCM ले लेंगे कि जोड़ घटाव जैसे होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1450, 100 जो है 2 शून्य न जाएगा तो 2 शून्य हो जाएगा, तो फिर एक शून्य के बाद दशमलव है तो 1450 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 100 P हो जाएगा, अब माइनस जो है जैसे है वैसा ही रह जाएगा, 114 पॉइंट क्या हो जाएगा 14.5 P बटे पूरे पर ना 100 हो गया, तो 100 एने चल जाएगा। अब तो 100 एने जाएगा तो 2 अंक के बाद शून्य हो जाएगा, तो फिर एक तो क्या हो जाएगा 3160 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, आई 1450 है, आई 100 P है, आई माइनस 14.5 P है, तो 100 P में 14.5 P घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 85.5 P हो जाएगा। और एने कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 3160 में 1450 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 1, 11 में से 4 गया 7 4 11, और ये बच गया 2 में से 1 गया 1, यानी कि 171 पर शून्य हो गया। अब इसको हल कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर एक शून्य वाला चल जाएगा ना, 10 से नीचे तेने चल जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 855 से काटेंगे तो ये लगभग 20 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, यानी कि 20% जो है इसका आंसर हो जाएगा। P का वैल्यू कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, नहीं कट जाएगा, काट के बता दे कि 20% हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दो को कोई संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, उसका अंकों का योग कितना है 9 है, 9 है। यदि अंकों का उलट दिया जाए तो संख्या 27 बढ़ जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, यही ना कह रहा है। तो कह रहा है कि अब जैसे कि संख्या कह रहा है कि दोनों का अंतर 27 है, तो इसका मतलब निश्चित है कि जो बड़ा संख्या रहेगा दहाई वाला रहेगा। तो मान लेते हैं कि y जो है 10y है, ठीक है। अब
10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। दोनों का योग कर रहा है ना, दोनों का योग का जो अंतर करते हैं तो कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। अब इसको हल करेंगे तब आ जाएगा। ऐसे ऑप्शन से सबसे आसान है, लेकिन इस ई विधि भी बता देते हैं। तो 10y प्लस x हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, वही ना कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 27 बढ़ जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसको उलट देते हैं तो अंतर जो है 27 बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हल कर लेते हैं। 10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, आई माइनस 10x हो जाएगा, और माइनस y हो जाएगा ना। आई प्लस है तो क्या हो जाएगा, 9y माइनस 9x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, बराबर 27 हो जाएगा। 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स 27 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स जो है क्या आ गया, 3 आ गया। अभी समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोनों को हल करेंगे तो नहीं आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, y प्लस एक्स बराबर कितना है, 9 है, और y माइनस एक्स बराबर कितना है, 3 है। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2y एक्स एक्स कट जाएगा, यानी बराबर 9 3 12 हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6 हो गया। और y बराबर 6 हो गया तब नहीं निकल जाएगा। तो क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो y बराबर 6 किस में है, सेकेंड मतलब कि दाहिने अंक पर 6 किस में है, डी में है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। और इसको अगर आसानी से ऐसा ही बनाना चाहते हो बाई ऑप्शन से, तो उसका भी ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो शॉर्ट में इसको बताते हैं। सबसे पहले क्या है कि कह रहा अंक बदलते हैं तो 27 बढ़ जाता है। तो जब भी देखो तो 45 54 है, 54 को बदलेंगे तो ये घट रहा है, तो पहले नंबर ये आंसर नहीं होगा। 54 को अंक बदलेंगे, इधर 4 इधर करेंगे, 5 इधर करेंगे, 45 हो जाता है। 54 से छोटा है 45, और कह रहा है कि 27 बढ़ जाती है, तो कभी भी ये आंसर होगा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये 63 है, इसको भी अगर बदलते हैं, इधर 3 कर देते हैं, इधर 6 कर देते हैं, तो ये जो है 63 से 36 कम जाता है, ये कभी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यानी इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर जब भी होगा तो या तो 45 होगा या तो 36 होगा। अब किसी भी एक को ट्राई कर लेंगे, अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरा हो जाएगा। अब इसी को ट्राई कर लेते हैं, 45 है। अब 45 को ट्राई करते हैं, 45 है, इसको अगर बदलते हैं तो क्या हो जाता है, 54 हो जाता है। 54 में 45 घटाएंगे तो 27 आना चाहिए, क्या दोनों का अंतर कर रहा है, बढ़ता है 27 आना चाहिए। तो 14 में से 5 गया, क्या हो गया 9, और 27 कहाँ से आएगा, इकाई अंक पर 7 है। इसका मतलब ई भी नहीं होगा। जब ई भी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन डी होगा। और इसको देख लेते हैं करके ये होता है कि नहीं। जैसे ये 36 है, ये 36 है ना, और इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब 63 में 36 घटाते हैं, क्या हो गया, 13 में से 6 गया 7, और 5 में से 3 गया 2, 27 आ गया कि नहीं। यानी इसका जो है 36 से 27 ज्यादा है 63, यानी यही आंसर हो जाएगा। समझ गया, सबसे आसान तरीका यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में यात्रा कर रही दूसरी ट्रेन को पकड़ती है। जब ट्रेन जो है, जब एक ही इधर से ट्रेन जा रही है और दूसरा ट्रेन भी इधर से जा रही है, तो उसका जो है चाल क्या हो जाता है, चाल घट जाता है। दोनों जब इधर से भी आ रहा है 5 किलोमीटर के, इधर से भी आ रहा है 5 किलोमीटर के हिसाब से, तो दोनों दिन 10 किलोमीटर के से एक दूसरे के पास आ रहा है। अब जब दोनों एक के तरफ जा रहा है, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर से जा रहा है, ये 5 किलोमीटर से जा रहा है, तो ये घट नहीं जाएगा, यानी 5 किलोमीटर से नहीं ये आगे जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो 54 किलोमीटर मान लेते हैं कि जो दूसरा ट्रेन है वो जो है S1 की चाल से चल रहा है, S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। औसत चाल क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर, अब माइनस S1 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, अब इधर देखो क्या कर रहा है, 70 मीटर जो है 14 सेकंड में तय करता है, यानी कि वही इसका, इसमें अगर चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो ये लेकिन दूरी बटा समय मीटर में दिया हुआ है, सेकंड में दिया, यानी मीटर पर सेकंड में इसका चाल निकल जा रहा है। तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है ना, तो 18/5 कर देंगे। अब ये औसत चाल तो बराबर हो गया, कहा इतनी चाल नहीं चला है, 17 मीटर देखो पीछे छोड़ देती है, यानी 70 मीटर चला है। और 70 मीटर दूरी जो है वो कितना देरी में चला है, 14 सेकंड में चला है। आई 5 के आई 18/5, यानी कि इसको किलोमीटर पर आवर में कर देंगे। अब इतना दूरी तय किया, अब S1 दूरी नहीं निकल जाएगा इससे, इसको हल करेंगे तो। अब इसको S1 दूरी निकाल लेते हैं, क्या आएगा,
अब जैसे 54 हो गया, अब माइनस S1, 14×5 = 70, 5 से कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 18 हो गया। अब S1 निकालेंगे, S1 को ये नहीं चल जाएगा, माइनस में इधर चला आएगा, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 बराबर 18, 36 किलोमीटर हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 36 किलोमीटर दूसरी ट्रेन की गति हो जाएगा। 36 किलोमीटर कहाँ है, सी में है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 9 घंटे में 72 किलोमीटर चलता है। एक नाव जो है जैसे कि 9 घंटे में 72 किलोमीटर चलता है, तो उसका चाल निकल जाएगा। धारा के अनुकूल मतलब हो गया धारा जिधर चल रहा है उधर चल रहा है, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी 72 किलोमीटर जो है दूरी चला है, कितना देर में चला है, 9 घंटा में चला है, यानी 9×8 = 8 किलोमीटर पर आवर के गति से चल रहा है। किधर चल रहा है, धारा की दिशा में चल रहा है, जिधर धारा बह रही है उधर चल रहा है, वो 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, ठीक है। अब फिर कह रहा है उसके विपरीत जो है वो 42 किलोमीटर आती है, 7 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से चल रही हो। फिर क्या कह रहा है, प्रतिकूल कुछ समय में, मतलब उसका समय नहीं दिया हुआ, लेकिन 42 किलोमीटर वो चलता है होने से आवे समय, और 7 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से चाल चल रही हो, तो नाव की धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लगा। यदि नाव जो है, नाव खाली जैसे शांत जल है, ने से धारा बह रहा है और न तो होने से आ रहा है, मतलब धारा के दिशा में भी नहीं जा रहा है, धारा के विपरीत से भी नहीं आ रहा, मतलब शांत पानी है, ओकरा में वो चलता है 7 किलोमीटर, यानी शांत पानी में नाव की चाल कितना है, शांत पानी में जो है नाव की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है। अब 7 किलोमीटर नाव की चाल जो है पर आवर है, अब 8 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी धारा कैसे कितना के किलोमीटर चल रहा है, धारा की चाल क्या हो जाएगा, यहां समझ में आया क्या, धारा की चाल जो है क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल चल रहा है जे, अब शांत जल में चल रहा है जे, तो धारा की दिशा में शांत जल के चाल को घटा देंगे तो धारा की चाल नहीं निकल जाएगी, धारा कितना तेजी से चल रहा था, तो 8 में 7 के घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, धारा की चाल हो गया। अब धारा की चाल निकल गया 1 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर तक जाने में कितने समय लगेगा। तो अब देखो 1 किलोमीटर धारा की चाल हो गया, तो धारा की चाल जब 1 किलोमीटर हो गया और शांत जल में चाल जो है 7 किलोमीटर है, तो धारा के विपरीत कितना हो जाएगा, तो जितना शांत जल है और धारा जितना ढकेल रहा है उतने होगा, तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, धारा की प्रतिकूल मतलब शांत जल में जो है एकदम शांति है उसमें 7 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, और 1 किलोमीटर जो है धारा वगैरह ढकेल रहा है, धारा की चाल जो है पीछे करते जा रहा है, यानी कि 7 - 6 हो जाएगा, 7 - 1 हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, किधर, धारा के विपरीत दिशा में, जिन्हें धारा चल रहा है एने से और आ रहा है ओने से, तो चलेगा कि नहीं, 6 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि वही जो है 42 किलोमीटर उधर से आना इसको है, तो कितना टाइम लगेगा, तो 42 किलोमीटर उसको आना है और 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चाल है, तो समय नहीं निकल जाएगा, क्या थी चाल नहीं निकल जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, 42 किलोमीटर आना है और 6 किलोमीटर पर आवर चाल धारा के प्रतिकूल, तो 6 × 7 = 42, यानी 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा धारा के प्रतिकूल। समझ गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 साल पहले ए, बी और सी को दिक्कत है कि ए, बी और सी का औसत उम्र 22 साल था, मतलब 8 साल पहले ए, बी, सी का औसत उम्र जो है 8 साल था, 22 साल था 8 साल पहले, तो अभी वर्तमान में उम्र कितना हो जाएगा, यानी 8 साल पहले तीनों का उम्र का योग कितना होगा, 22 × 3, 8 साल पहले जो है 8 साल 8 साल पहले जो है 8 साल पहले जो है कुल उम्र कितना हो जाएगा, 22 × 3 हो जाएगा, यानी 66 हो जाएगा। अब 8 साल बाद यानी 8 साल जब बढ़ा है तो तीनों की उम्र यानी 8 साल बढ़ा है, यानी 8 साल इसका बढ़ा है, एक का बढ़ा है, 8 साल बी का बढ़ा, 8 साल सी का बढ़ा, यानी 24 साल बढ़ा है, यानी वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 66 प्लस अगर 24 कर देंगे तो 66 + 24 करेंगे तो वही ना हो जाएगा वर्तमान उम्र, 6 × 4 = 10 के 0 बाकी 1 और 6 × 2 = 8 1 9 90 साल हो जाएगा वर्तमान उम्र तीनों का।
अब फिर क्या कह रहा है, 2 साल बाद ए और सी का उम्र कितना है, 32.5 है। तो 2 साल बाद एक उम्र निकाल लेते हैं, 2 साल बाद। तो 2 साल बाद एक उम्र कितना हो जाएगा, फिर 2 साल तीनों के बढ़ेगा, यानी 6 साल बढ़ेगा। तो 6 एकरा में जुड़ जाएगा ना, यानी 96 साल हो जाएगा 2 साल बाद। अब ए बी का जो है, ए और सी का जो है 2 साल बाद उम्र कितना है, 32.5 है। तो 2 साल बाद जो है, 2 साल बाद जो है ए और सी का उम्र कितना हो जाएगा, 32.5 गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 2 साल बाद 32 दूनी 64, एक 65 हो जाएगा 2 साल बाद उम्र। इसका उम्र 65 हो जा रहा है। अब जो है तो ए का उम्र कितना हो जाएगा, 2 साल बाद कितना निकल जाएगा, ए का उम्र 96 में 65 को घटा देंगे तो 2 साल बाद ए का उम्र नहीं निकल जाएगा। जैसे 2 साल बाद जो है, 2 साल बाद जो है ए का उम्र क्या हो जाएगा, इतना बटे इतना हो जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, 3 साल बाद बी का उम्र पूछ रहा है, ए होगा बी होगा यहाँ 3 साल बाद जब इसका उम्र पूछ रहा है तो 2 साल बाद 31 है, तो 1 साल 3 साल बाद का 1 साल अगर हम जोड़ देंगे तो 31 प्लस 1 हो जाएगा, यानी बराबर 32 साल इसका उम्र हो जाएगा। समझ गया, इतना जो है डिटेल है समझाने के लिए इतना बता रहे हैं। इसे चाहेगा तो इसको शॉर्ट में गुना करके उसका निकाल के तो मने मन निकल जाएगा ये, समझ गया। तो इसलिए जो है इसका उम्र क्या क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 विलियन में अम्ल और जल का अनुपात जो है 4:5 है। कोई जो है विलियन है उसमें 4:5 में क्या है, 4 जो है अम्ल है और 5 जो है वाटर पानी है, पानी है। टोटल क्या है, टोटल विलियन क्या हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया ना। अब क्या कह रहा है, 20% भाग जल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो नए विलियन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। इसको समझाने के लिए हम पूरा डिटेल से पहले बताते हैं। मान लेते हैं कि 40 लीटर है, ये 50 लीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि 20% जो है पानी, इसमें जो विलियन निकालते हैं, पानी नहीं निकालते हैं, इसको भी 90 मान लेंगे। अब कह रहा है विलियन निकालते हैं, विलियन निकलेगा इसका मतलब कि अम्ल भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। अब प्रतिशत में निकाल रहा, यानी कि जितना प्रतिशत पानी अम्ल निकालेगा उतनी प्रतिशत पानी निकालेगा। यानी 20% कर रहा था, 20% अम्लो निकलेगा, 20% पानियों निकलेगा। तो 40 का 20% कितना हो जाएगा, 40 का 20% निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि 8 लीटर जो है इसमें से निकल जाएगा। कितना बचेगा, 32 लीटर बचेगा। और उसी तरह से जो है इसमें भी 50 है, अब इसमें जो है इसका 20% निकाल लेंगे, पानी का 20%। तो पानी का 20% निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 10 इसमें से निकल जाएगा, यानी कि बचेगा 40 बचेगा। अब क्या कह रहा है कि जितना हम निकाले हैं दोनों मिला के उतना अम्ल नहीं डालेंगे, खाली पानी डालेंगे। तो 32 लीटर अम्ल बचा था, पानी बचा था 40 लीटर। अब इसमें हम कुछ डालेंगे, पानी खाली डालेंगे। तो पानी डालेंगे तो पानी तो नहीं डालेंगे, तो पानी डालेंगे तो कितना हो जाएगा। अब 18 10 लीटर और 8 लीटर निकाला दोनों मिला के, तो 18 लीटर इसमें हम पानी डालेंगे कि नहीं। अब तो 18 लीटर इसमें पानी डाल देंगे। अब तो 18 लीटर पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अनुपात 32 अनुपात ये क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब इसको 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, तो 16:29 हो जाएगा, यानी 16:29 का रह जाएगा। अब इसमें समझ गया क्या, अच्छा ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे, समझ गया आप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि P रुपये धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज Q रुपये की धनराशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का 3 गुना है, तो P और Q के बीच संबंध क्या कह रहा है। मतलब समझ में आया क्वेश्चन की कह रहा है, ये कह रहा है कि P कोई रुपया है, ठीक है, कोई कुछ भी रुपया, और कह रहा है कि 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए, यानी कि ब्याज कह रहा है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कह रहा है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय कितना है, समय कह रहा है 3 वर्ष के लिए, दर कितना कह रहा है 5% बटे 100 हो जाएगा। ये जो कह रहा है 5% के हिसाब से, और Q जो है, अब दूसरा राशि है वो Q है, Q जो है उसको जो है कितना 7% की दर से कितना वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। अभी कह रहा है इतना इसका जो ब्याज है, ये जो 3 वर्ष के लिए था, इसका जो है इसका 3 गुना है, नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है ब्याज का 3 गुना है, यानी Q जो पैसा लगाया है उसके 3 गुना ब्याज के बराबर या कर ले ब्याज इसका, यानी पैसा ज्यादा लगाया था इसका मतलब है।
तो वही पूछ रहा है कि दोनों का जो है क्या संबंध है दोनों में। नीचे ऑप्शन दिया हुआ, अब इसको निकाल लेंगे तो संबंध नहीं निकल जाएगा, पी और क्यू का संबंध। तब इसको हल कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 पी बटे 100 हो जाएगा, बराबरी क्या हो जाएगा 7 चौक 28 या 4 तिया 12 सतह 84 क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये 3 गुना होगा ना तो ऊपर में जाके गुना होगा, तो 4 तिया 12 सतह 84 क्यू हो जाएगा। अब बटे 100 हो जाएगा। अब इसको हल करते 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ क्या है 15 पी है बराबर 84 क्यू है। अब 15 से इसको भाग दे देंगे, 15 से भाग देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, ये लगभग कट जाएगा। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75। 5 जो है एक गो में है, ये 5 जो है एक मरतबा लगेगा, 5 एक ही बार फर्स्ट में है, ये है यानी 5.6 हो जाएगा। पी बराबर जो हो जाएगा 5.6 क्यू हो जाएगा, यानी पी और क्यू का जो रिलेशन पूछ रहा था, संबंध पूछ रहा था, यही हो जाएगा पी बराबर 5.6। अब देखिए 5.6 किस में है, पी बराबर डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ गए होंगे, बिल्कुल ही आसान प्रश्न था। और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न जो कह रहा है, एक आदमी 1:4:5 के अनुपात में कुछ शेयर को 44,000 रुपये का निवेश करता है। मतलब 44,000 रुपया पैसा है, लेकिन उसको जो है अलग अलग जगह पर शेयर कर रहा है। किसी जगह 1:4:5 के अनुपात में कर रहा है, मतलब कहीं 1 रुपया कर रहा है, कहीं 4 रुपया कर रहा है, कहीं 5 रुपया कर रहा है, यानी टोटल मिला के 44,000 रुपया वो निवेश कर रहा है। तो कह रहा है कि जो 1 वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 10%, 15% और 25% का लाभांश देता है, उसकी कुल लाभांश क्या है। तो जो कह रहा है इस सब पर जो लाभ हम कमाए हैं, यानी कि इस पर 10% कमाया, इस पर 15% कमाया, इस पर 25% कमाया, तो टोटल जो लाभ कमाया है वो कितना कमाया है। समझ में आया। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कि लगाया पैसा कितना है। ठीक है, 1:5:4:5 के अनुपात में लगाया, तो मान लेते हैं कि ये लगाया है 1x और 4x और 5x में पैसा लगाया है, लगाया है ना। तब 1x अब 4 + 4x + 5x बराबर कितना लगाया, सब मिला के लगाया है 44,000 लगाया है। ठीक है, 44,000 लगाया, तो x के मान यहाँ निकाल लेंगे जोड़ के, तो क्या हो गया 5 4 9 1 10x बराबर क्या हो जाएगा 44,000 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4400 हो जाएगा। यानी कि ई लगाया है कितना 4400, एगो लगाया है 4400, एक अनुपात जिसका था वो लगाया है 4400। दूसरा कितना लगाया है 4400 गुने 4 लगाया है। गुना क्या करेंगे, फिर तो उसको काटना ही है, इसलिए गुना नहीं करेंगे इसको अभी। 4400 गुने 4 लगाया है। और दूसरा और तीसरा कितना लगाया है, तीसरा लगाया है 4400 गुने 5 लगाया है। अब कह रहा है कि इसमें कोई 10% लाभ कमाया, कोई 15% लाभ कमाया, कोई 25% लाभ कमाया। तो ये पहला जो है वो 10% पर दिया है, तो 4400 है। ठीक है, ये कितना में दिया है, ये 10% लाभ कमाया है, और सबका लाभ पूछ रहा है एक में। और दूसरा जो है लाभ कमाया है, कितना कमाया है, ये जो है 4 गुने 4400 था, 4 गुने 4400 जो था, ये कितना कमाया है 4 गुने 4400 जो था, ये कमा रहा है कितना 15% लाभ कमा रहा है, यानी 15/100 कमा रहा है। और तीसरा जो कमा रहा है 5 गुने 4400 जो था, 5 गुने 4400 जो था, ये कितना कमा रहा है, ये जो है 25% कमा रहा है, 25% कमा रहा है। अब इसको हल कर देंगे, ये देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 440 रुपया। और ये हो जाएगा कितना 15 चौके 60, और 60 को 44 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 में छोक करेंगे, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 चौक 24 25 26, 2640 रुपया हो जाएगा, 2640 रुपया हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 25 × 25 = 125 ना हो जाएगा, 25 × 25 = 125 चौका कितना हो जाएगा 5500 रुपया हो जाएगा ये। अब तीनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वो उतने राशि कमाया है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 0 हो गया, 5 4 क्या हो जाएगा 0 4 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा 5 और 6 11, 11 4 15 के 5 बाकी 1 हो जाएगा,
85, ये हो जाएगा 85 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 85 80 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 85-80 रुपया हो जाएगा, समझ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी की तुलना में दुगना कुशल है। मतलब कि दो लड़का है, कोई जो है एक काम करता है, मान लेते हैं एक काम करता है, तो दूसरा जो है मान लीजिए तुम है, मोहित है और तुम है, तो मोहित मान लीजिए एक काम करता है, तो तुम जो है क्या करता है? दो काम करता है। तुम जो है दो काम करता है, कोई आदमी एक काम कर रहा है तो तुम जो है दो काम कर रहा है। यानी कि तुम जो है ई अगर एक ई जो है जो कम काम कर रहा है वो अगर ले रहा है 2 घंटा, तो तुम कितना लेगा? 1 घंटा लेगा। यानी अगर इफिशियंसी क्या है? इफिशियंसी ज्यादा है तो समय क्या होगा? टाइम जो है कम लगेगा। समझ, इतना तो समझ गया। अब आगे क्या कह रहा है? पहले इतना बात समझ गया, अब कह रहा है कि दोनों मिल के काम करेगा तो कितना दिन काम करेगा? तो मान लेते हैं एक्स काम करता है, तो तुम कितना करेगा? 2x काम करेगा, 2x काम करेगा। और दोनों मिल के कितना काम करेगा? दोनों मिल के काम करेगा तो नहीं बताए हैं, 2x कर रहा है, कोई x कर रहा है। मान लीजिए मोहित जो है x काम कर रहा है, मोहित जो है x काम कर रहा है, और रोहित जो है 2x काम कर रहा है। तो दोनों मिल के कह रहा है कितना काम करेगा, इसको नहीं बताए हैं। अब इसको क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। यानी कि टोटल काम को कितना दिन में करेगा? तो टोटल काम को कितना दिन में करेगा? 2x/3 दिन में करेगा। यानी जो है मान लेते हैं ए और बी, इसको मान लेते हैं ये ए है ये बी है, यानी ए और बी मिलकर कितना काम करेगा? 2x/3 दिन में करेगा। ए बी है ना, ये यहाँ तो लिखा हुआ है। तो ए और बी कितना दिन में काम करेगा? 2x/3 दिन में कर रहा है। यहां तक तो समझ गया। अब अगला क्या कर रहा है? सी और डी मिलकर जो है करते हैं। सी और डी जो है एक का दोनों अलग अलग काम करता है। देखो 15 दिन में करता है, 20 दिन में। सी जो है 15 दिन में काम करता है और डी जो है 20 दिन में कार्य करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 15-20 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 15-20 का एलसीएम निकालेंगे 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, अब बीतिया 60। तो क्या हो जाएगा? टोटल काम ही कितना दिन में करेगा दोनों मिलकर? 60/7 दिन में करेगा। अब क्या कह रहा है? जितना काम ई करता है उतना काम ई जितना काम करता है, दोनों जो है बराबरे काम करता है। यानी कि 2x/3 जितना काम कर रहा है उतना बराबर क्या है? 60/7 काम कर रहा है ना, कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है दोनों मिलकर उतने ही समय में काम पूरा करते हैं जितने समय में सी और डी मिलकर करता है। यानी कि जितना दिन में जो है जितना समय में ई करता है काम पूरा, मान लीजिए अगर 5 दिन में ई सी और डी मिलकर करता है तो 5 दिन में जो है ए और बी मिलकर करता है। काम अलग अलग है लेकिन समय दोनों बराबर ले रहा है। तो दोनों समय बराबर ले रहा है, दोनों का समय बराबर कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो नहीं आ जाएगा? हल कर देंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अभी 2 से ही कट जाएगा 30, ठीक है। आई चल जाएगा 30 90/7 हो जाएगा। 90/7 कहाँ है? वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? कहीं कोई डाउट है? सही है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा, बना के देखो। एकदम बिल्कुल शॉर्टकट तरीका इसका बताते हैं। देखो क्या है, 9 पर पावर क्या है? 9 पर पावर 18 है। अलजेब्रा का फॉर्मूला इसमें याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। 9 पर पावर 18 है, आई भागा क्या है? 3 पर पावर 14। सबसे पहले ऑफ का काम होता है, बोर्ड मास में समझा। तो 3 पर पावर 14 सबसे पहले हम ऑफ का काम करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ऑफ मतलब क्या हो जाएगा? गुना 27 है तो 27 को हम करेंगे 3 × 9 = 27। 27 को 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। और गुना, अब इसको जो है 6561 इसको तो याद करना पड़ेगा। इसको जब इसका जो गुणनखंड निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 पर पावर 8 आ जाएगा। तो करके देख लो। 6561 जो है इसको जो है गुणनखंड करेगा तो 3 जो है 8 बार गुना करेगा तो इतना आ जाएगा। 3 पर पावर 8 हो गया। अब इसको भी हल कर देते हैं। 9 पर पावर 18 है तो इसको भी 3 सब 3 है तो इसको भी 3 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर इसको करेंगे तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 के स्क्वायर पर पावर 18 हो जाएगा। समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं। अभी भाग हो जाएगा। अभी 3 पर पावर 14 इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अभी 3 पर पावर 14 आई गुने
ये क्या है, 3 पर पावर 3 है, तो ये पावर जो है क्या, एक्स पर पावर m पर पावर n, तो क्या होता है एक्स पर पावर m गुने n हो जाता है, तो 3 3 9 नहीं हो जाएगा, तो ये 3 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 9 हो जाएगा। अब गुने ई क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, तो ये 3 पर पावर 4 हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे यहाँ पर किए हैं वैसे ही नहीं हो जाएगा, 2 पर पावर 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये भागा हो जाएगा, 3 पर पावर ये 14 है, 3 पर पावर 9 है, तो ये पावर नहीं जुड़ जाएगा, ई पावर तीनों पावर नहीं जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 और 9 3 पर पावर 27 हो जाएगा। अब 3 पर पावर 27 है, 3 पर पावर 36 है, ये फॉर्मूला ना होता है एक्स पर पावर m बटे एक्स पर पावर n बराबर क्या होता है, एक्स पर पावर m माइनस n होता है। जब भागा रहेगा तो n माइनस हो जाएगा, मतलब कि पावर जो है घट जाएगा, अब गुना में रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 पर पावर 36 है, 3 पर पावर 27 है, तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 9 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया, रुक जाओ फिर से बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ गलती कर दिया है, अरे क्वेश्चन उड़ जाएगा ये। हाँ ठीक है, इसको जो है 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ जो है ना इसको फिर से हल कर देते हैं। वहां पर ये जो है बोर्डमास का है, वो एक के साथ हल करने के बाद क्या होता है, गड़बड़ा जाता है, इसलिए इसको फिर से देख लो। तुम लोग जो है आगे आगे मत बोलो, नहीं तो गड़बड़ा जाता है। 3 का जो है स्क्वायर हो गया, यहाँ इस पर पावर 18 हो गया, ये भागा हो गया, फिर पहले ऑफ का काम कर लेंगे तब ना इसको करेंगे, यहीं पे गड़बड़ हुआ। तो ऑफ का काम क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो ये पावर जुट जाएगा, तो 9 14 कितना हो जाएगा, 9 और 14 3 3 9 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। तो 3 पर पावर जो है 23 हो जाएगा। अब यहाँ भाग है, तो 3 पर पावर 23 हो गया, गुना यहाँ क्या हो जाएगा 3 पर पावर 4 हो जाएगा। अब पहले भाग का काम करेंगे तो ना गुना का काम करेंगे, अच्छा यहाँ 3 होगा, हाँ अब क्या हो गया 3 पर पावर 23 हो गया, अब यहाँ 3 पर पावर 4 हो गया। अभी दोनों को पहले हल कर लेंगे, अब यहाँ क्या हो जाए 3 पर पावर 36, अब यहाँ भागा में है 3 पर पावर 23, अब गुने 3 पर पावर 4, इसको ऐसा ही रहने देंगे। अभी जो है भागा में है तो माइनस हो जाएगा, अभी बताए थे पावर, तो 36 में से 23 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 13 बच जाएगा, तो 3 पर पावर 13 हो जाएगा, गुने 3 पर पावर 4 हो जाएगा। अब जो है एक्स पर पावर m प्लस n हो गया, अब क्या हो जाएगा 3 पर पावर 17 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक देख रहा है कैसे गड़बड़ हो जाता है। अब बोर्डमास में क्वेश्चन आसान रहता है, लेकिन जो है हल करने में थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आंसर जो है गलत आ जाएगा, इसलिए ध्यान देना है। क्या हो जाएगा 3 पर पावर 17 हो जाएगा, 3 पर पावर 17 जो है ए नंबर में है, इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टिक से बनी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब जो है, एक बेलनाकार ट्यूब है, जैसे एक बेलन है, ठीक है, बेलन जानता है, जैसे सिलेंडर जो गैस वाला सिलेंडर रहता है, ये बेलनाकार सिलेंडर है, ठीक है, ये जो है बेलनाकार सिलेंडर है, ठीक है। ठीक है, ये बेलनाकार सिलेंडर है। अब जो है इसको बेलनाकार सिलेंडर में क्या कर 3 cm मोटी है, इसका जो मोटाई जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पूरा व्यास जो इसका कह रहा है, व्यास जो है 20 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा पूरा का, यहां से लेके यहां तक का 3 लेके 20 है, तो इसका 20 व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, इसका 3 सेंटीमीटर जो है इसका मोटाई हो गया, तो इसमें तो दो तरह का नहीं हो गया, तो कह रहा है इसका जो है ना मोटाई जो है, इसका आयतन कितना है, जो है ये ना पूछ रहा है ट्यूब का, तो प्लास्टिक का आयतन पता करें। और लंबाई जो दिया हुआ है वो कितना है 49 सेंटीमीटर है, लंबाई जो है 49 सेंटीमीटर दिया। अब देखो दोनों का निकल गया, तो ये जो है बड़का का त्रिज्या जो है ये मोटाइया के बराबर, ये पूरा का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो ये निचला का क्या हो जाएगा, ये निचला का क्या हो जाएगा 3 घट जाएगा, ये 3 ज्यादा 7 हो जाएगा, यानी अंदर वाला जो बेलन है उसका क्या हो जाएगा त्रिज्या,
7 हो जाएगा। अब बाहर वाला जो बेलन है उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है, जब भी मोटाई पूछता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई एच इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर होता है। समझ गया। आयतन बराबर क्या होता है, किसका आयतन, ये मोटाई दो जब इसमें मोटाई दिया रहे तब बेलन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तब पाई आर स्क्वायर एच होता है तो आर इसमें जो है दोनों का अंतर नहीं हो जाएगा, इसका बिचला का मोटाई पूछ रहा है तो इसमें त्रिज्या घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हल कर देंगे वही आ जाएगा। पाई का मान 22/7 है, एच जो है कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 10 100 हो जाएगा। अब माइनस ही क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा अंदर छोटा वाला त्रिज्या, तो 7 7 49 हो जाएगा। अब इसको हल कर, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 22 गुने 7 और गुने 49, 100 में 49 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अब गुना कर देते हैं इसको, 51 में 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 51 में 7 से गुना करेंगे, 1 7 7 और 7 5 35 आ जाएगा। अब इसको 22 से गुना कर देते हैं, क्या आ जाएगा 7854 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 7854 हो जाएगा। ऑप्शन इसका छूट गया था, इसमें नहीं है, यानी कि इसका आंसर 7854 हो जाएगा। समझ गया, कितना आसान क्वेश्चन था, लग रहा था कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बढ़िया समझते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, ए और बी दो जो है अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी जो है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि ए और बी का लसा जो है 209 दिया हुआ है, लसा कितना दिया हुआ है, यानी एलसीएम जो है 209 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर क्या पूछ रहा है मान, ए स्क्वायर माइनस बी का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तब देखो ई जब कह रहा है कि ए और बी जो अभाज्य संख्या है, यानी कि इसको जो है 209 को हम अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड होता है ना, उसमें हम तोड़ देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, 2 से कटता है नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है, 11 से कट रहा है, 19 आ जाए, यानी कि 11 गुने 19 हो जाएगा इसका, 11 गुने 19 कह रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी निकालना है, तो निश्चित तौर पर कि ये ए से घट रहा है, यानी कि ए बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, तो ए का मान ए पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 19 के स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस बी का मान क्या है 11 है, तो यहाँ क्या करेंगे 11 लिख देंगे, तब ए स्क्वायर माइनस बी का मान नहीं निकल जाएगा। अभी दोनों का गुना करेंगे तो 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। अब 361 में 11 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा। अब 350 आ गया तो वही इसका आंसर हो जाएगा। यहां समझने वाली बात खाली क्या था कि अगर जैसे कि हम इसका गुणनखंड निकाले हैं, ये तो पहले कह दिया कि अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड जब 209 का निकालेंगे तो 11 गुने 19 आ रहा है, और जब 11 गुने 19 आ रहा है तब इसको 11 हम कर देते तो ये आंसर गलती हो जाता। लेकिन यहाँ जब देख रहे हैं कि एक को बड़ा कर रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना है, ऑप्शन अगर 11 को स्क्वायर करेंगे तो 100 से नीचे सबका आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ सब आंसर है 300 से ऊपर है, इसका मतलब है कि बड़ा वाला ए है। समझ गया, यही खाली इसमें ध्यान देना था। तो ये बड़ा वाला को हम स्क्वायर कर दिए, देखो बड़ा वाला स्क्वायर हो गया, फिर 11 घट गया, 361 माइनस 11 कर दिए 350 आ गया, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। 350 कहाँ दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ए इसका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से बता दें, जैसे देखो क्या कह रहा है, इसको फिर से मिटा के एक बार फिर से बता देते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड मतलब समझता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि जैसे एलसीएम निकालता है ना, तो अभाज्य गुणनखंड निकालता है, पहले 2 से डिवाइड करता है, फिर 3 से करता है, फिर 5 से करता है, फिर 7 से करता है। तो वही कह रहा है ए और बी दो अभाज्य संख्या, यानी ये हो अभाज्य संख्या है और ये हो अभाज्य संख्या है। अब कह रहा है ए और बी है ना, ए और बी अभाज्य संख्या, और वह अभाज्य संख्या का एलसीएम जो है 209 दे ले है, तो 209 दे ले है अभाज्य संख्या, यानी कि इसका गुणनखंड निकाल लेंगे हम, तो पता चल जाएगा ना कि अभाज्य संख्या कौन कौन था। इसमें एलसीएम निकालते हैं तो गुणनखंड करके, तो 209 का अब इसमें एलसीएम निकालेंगे तो इसको 2 से पहले सब क्या ट्राई करते हैं, 2 से पहले ट्राई करते हैं, तो 2 से ट्राई करेंगे तो कट रहा है नहीं कट रहा है, 3 से ट्राई करते हैं 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 5 से ट्राई करते हैं ओहो नहीं कट रहा है, 7 से ट्राई करते हैं ओहो नहीं कट रहा है, 11 से ट्राई करते हैं तो 11 से देखो कट जा रहा है, 11 एकम 11 तो बच जा रहा है इसमें 9, फिर 11 9 99, तो 11 से काटते हैं तो 19 मरतबे कट जा रहा है। तो अब अभी 19 तो फिर कटवे नहीं करता, 19 खुदे अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं कटेगा तो यह दोनों ने रह जाएगा,
तो या तो ए ई होगा, अब बी ई होगा, या तो फिर ए ई होगा तो बी ई होगा, यही होगा। तो हमको क्या देखना है यहाँ ऑप्शन से कि सब आंसर देखो 350 से ऊपर दे ले है। तो 11 के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 11 के स्क्वायर करते हैं माइनस बी करते हैं 19 करते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब माइनस 19 करेंगे तो सब आंसर जो है 100 के आसपास आ रहा है इसका आंसर। अब ऑप्शन में 100 के आसपास आंसर भी नहीं है, तो इसका मतलब है ए का मान जो है बड़का वाला है, यानी कि 19 है, यानी कि 19 है। तब अब यहाँ क्या करेंगे हम, इसके जगह पर हम 19 रखेंगे। तो 19 रखेंगे तो 19 क्या स्क्वायर करेंगे, अब माइनस बी करेंगे, बी जो है 11 है, यही तो हम किए थे। तो 19 का स्क्वायर अब करेंगे तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है। कम से कम 50 तक का स्क्वायर रट के रखो। तो 19 का स्क्वायर करेंगे 361 आ जाएगा, और इसमें घटाएंगे 11, तो 11 घटाएंगे 350 नहीं आ जाएगा, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। अब 350 देखो ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आंसर इसका हो जाएगा। समझ गया, इतना तो आसान था बिल्कुल, ठीक है, हो गया। अब तो लास्ट क्वेश्चन था, अब अगले दिन देखते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।